नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर एक्शन है और कहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे और खबरें कौन कौन सी हैं। और आज के लिए बड़ा दिन यह है कि आज फेड का फैसला आएगा देर रात ब्याज दरों पर, जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। और फेड के फैसले से ठीक पहले गोल्ड का मार्केट अलर्ट मोड में है। बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर होने के मूड में अभी दिख नहीं रहा है, बहुत क्लोज वॉच मार्केट कर रहा है फेड की मीटिंग को लेकर के। और महज 50 रुपए की तेज़ी के साथ इस वक्त 58,630 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, रवि दियोरा है कुमरजी ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, फैसले की घड़ी है सर आज देर रात, लेकिन उससे पहले अगर अच्छी नींद लेने वाली कोई ट्रेड लेना हो तो ले सकते हैं या रुक छोड़ दें अभी? सिल्वर में लेनी चाहिए। करीबन 68,200 के आसपास बाइंग किया जा सकता है 67,500 के स्टॉप लॉस से। अब साइड में 6,900 59,500 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि चांदी में एक ट्रेड ले सकते हैं और 69,500 के टारगेट के लिए। आप बताएं रवि जी, क्या उम्मीद, मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी आज ब्याज दरों में हो सकती है। क्या आप भी उसी लाइन पर हैं या आपकी राय, आपका अनुमान कुछ अलग है? नहीं, डेफिनेटली मार्केट पार्टिसिपेंट से ही राय बनती है, तो हम भी वो लाइन में ही है। 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक एंड डविश कमेंट, ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है, वो बुलियन मार्केट हो, इक्विटीज हो या कोई भी रिस्क एसेट क्लास हो। क्योंकि अगर 25 बेसिस से रेट हाइक नहीं हुआ तो भी मार्केट ऐसा कुछ मानेगा कि ये सीरियस एंड सीवियर प्रॉब्लम है। अगर कमेंट्स है वो हॉकिश आई तो भी मार्केट में प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है कि एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है और इसी लाइन में पॉलिसी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे से ज्यादा हॉकिश होने के भी गुंजाइश कम बचती है। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉलिसी के बाद आपको बुलियन में अच्छा उछाल आता हुआ दिखेगा, मेटल्स में अच्छा उछाल आता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ा ये है कि फेड अपना जो बैलेंस शीट ट्रिम कर रहा था, वो बैलेंस शीट फिर से एक्सपांड हो रहा है, तो लिक्विडिटी फिर से मार्केट में आ रहे, तो उसका भी एक डेफिनेट इम्पैक्ट है, वो आपको कमोडिटी मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो मेरा भी टॉपिक सिल्वर रहेगा, सिल्वर में बाय करके चले। अपर साइड मेरा 69,320 का टारगेट रहेगा। 68,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर में बाय कर सकते हैं। आप जब कह रहे हैं कि बुलियन में उछाल रहेगा तो फिर चांदी क्यों? बुलियन में तो गोल्ड भी आता है, गोल्ड क्यों नहीं? हाँ, गोल्ड भी आता है, बट गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी है वो कम रहेगा। इन पर्टिकुलर अभी जिस हिसाब से बेस मेटल्स अभी ट्रैक्शन में है, तो मुझे सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट गोल्ड भी मुझे लग रहा है कि वो भी गलत नहीं है, उसमें भी 58,500 का एक अच्छा सपोर्ट नीचे बना हुआ है, वो शायद बेस बना रहेगा। और आगे जाके मेरा मानना है कि अगर किसको शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है, मींस के 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन, तो वो बाय करे 59,500 तक के टारगेट की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। 58,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बीरेन जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर मार्केट के अनुमान के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तब आप गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आज देर रात ग्लोबल मार्केट में और कल एमसीएक्स पर? अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट बढ़ा तो भी मार्केट उसको डोविश ही समझेगा कि फेड डिफेंसिव मोड पे है, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर लगातार मजबूत ही आ रहे हैं। लेकिन फेड ये स्थिति में नहीं है 50 बेसिस पॉइंट हाइक करने का, तो 25 अच्छा रहेगा। और अगर बाई चांस रेट हाइक नहीं आता है तो भी अच्छा रहेगा। तो मीन्स इन एनी केस गोल्ड के लिए तो बुलिश ही माहौल है। इन एनी केस आप कह रहे हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव माहौल ही है। देखते हैं क्या होता है। चलिए आप शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अक्षय का। पूछिए अक्षय। सर मेरे को गोल्ड फिजिकल में बाय करना है, तो अभी सही रहेगा या रुकना चाहिए थोड़ा? फिजिकल में गोल्ड आपको बाय करना है, आप जानना चाहते हैं कि अभी ठीक रहेगा या थोड़ा रुके हैं? फिजिकल में गोल्ड लेने के लिए क्या करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से पॉलिसी तक रुके, अदरवाइज ऐसे मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट अगर अगले 1 से 2 महीने में है, तो ये प्राइस पे मुझे लग रहा है कि आपको बाइंग के लिए बेटर प्राइस है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो रुके आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एक्यूमुलेशन का अप्रोच रखे तो वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। गोल्ड ETF अवेलेबल है। आप मीन्स के आपको फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स लेना है, तो ये लेवल पे आप 50 ग्राम्स ले लो, एंड बाद में जो भी डिक्लाइन आता है उसमें अनदर 50 ग्राम हम बाय करेंगे अराउंड 57,500 600। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 50% आपको ये लेवल पे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर भागीरथ हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए भागीरथ जी। सर जी हीरे में
जीरे में क्या आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, रोके या दे दे? जीरे में तो आज बड़ी तेजी आई है। इनफैक्ट आप देखिए करीब करीब 3.5% बढ़कर मार्केट बंद हुआ है। जो बेमौसम बारिश से क्रॉप को नुकसान की खबर आई, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने जीरे पर देखा है। बीरेन जी, अब यहाँ से आगे का रुख जीरे का? टेम्पररी अपसाइड मोमेंटम है इसमें। बैलेंस शीट टाइट है और वेदर में अभी भी वो बारिश का फोरकास्ट है अगले 7-8 दिन के लिए। थोड़ा वेदर हेजी है, तो शॉर्ट साइड तो लोग नहीं जाएंगे इसमें। और भी थोड़ा रनअप यहाँ शायद आ सकता है। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। आज एग्रीकल्चर में पूछ रहे हैं सर, गुआर का क्या ट्रेंड रहेगा? 8,000 के करीब जाने की है क्या संभावना? 8,000 मतलब आप हर सवाल, हर जब भी आपका सवाल आता है अपना टारगेट आप बढ़ाते जाते हैं। 6, 7, 8। हर का तो आज ही पूछा है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बीरेन जी, 8,000 का भाव दिख रहा है ग्वार का आपको? अभी फिलहाल ग्वार पे कम फोकस है। अभी धनिया पे मुझे थोड़ा अच्छा फोकस दिख रहा है, तो मैं धनिया पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। क्या फोकस है, तेजी का मंदी का? तेजी का फोकस है यहाँ। जो पिछले 2-3 दिन का डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्रॉप डैमेज थोड़ा सीरियस है। कितना देख रहे हैं ऊपर सर धनिया? इनिशियली मैं ऐसा देख रहा हूँ 8,200 के आसपास आना चाहिए, फिर सोचेंगे। अच्छा, फिर क्या सोचेंगे? तब चार्ट्स क्या संकेत देता है वो सोचेंगे। फिलहाल इनिशियल टारगेट ये 8,200 समथिंग का आ रहा है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर महेश हैं हिसार से। पूछिए महेश जी। हाँ जी, नेचुरल गैस पे क्या करना चाहिए जी, आज सेल या बाय? एनजी में क्या करना चाहिए, रवि जी बताइए। 184 रुपये 20 पैसे का लेवल है एनजी का। करीब करीब 1.5% की नरमी इस वक्त दिख रही है। क्या ट्रेड लें एनजी में? एनजी में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि एक बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 202 के करीब चल रहा है, उसमें बेच के चले। ऊपर 205.80 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड मुझे 195 तक के लेवल दिख रहा है। तो मार्च नियर टू एक्सपायर है, तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में और गुंजाइश है, यहाँ से और 3 to 4% की करेक्शन आ सकती है। ठीक है। अगला सवाल है राजेश का, एमपी से है हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। जी सर, मेरा वकील साहब से सवाल है। एक तो कॉटन सीड ऑयल केक में क्या किया जाए, और सर ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? वकील साहब, कॉटन सीड ऑयल केक और ग्वार सीड पर आपसे सवाल है सर। कॉटन केक में फिनिश माल में थोड़ा शॉर्टेज है। कच्चा माल तो है बट फिनिश में शॉर्टेज है, तो यहाँ से मैं करीबन 100-125 रुपये की तेजी दिख रहा हूँ अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और गवार का रनअप शायद 15 अप्रैल के आसपास आएगा। अभी फिलहाल जो वेदर प्रीमियम है, तो सब मोमेंटम मसालों में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है। नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए राहुल जी। वीरेंद्र जी से सवाल है कि इनका पिछली बार तो बिल्कुल सटीक राय गई है, अब क्या करना चाहिए कॉटन केक पे? कॉटन केक पे अभी भी बात भी हुई है। इनफैक्ट एक बार फिर से बताएं वीरेंद्र जी, कॉटन केक पर व्यू आपका? थोड़ा रनअप अपसाइड आना चाहिए। अप्रैल हिसाब से बात करूं, अप्रैल डीओसी कोकुड़ का, तो 2850 2880 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। फिलहाल टेम्पररी बुलिश साइन है चार्ट पे। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल तेज़ी का माहौल आपको दिख रहा है इसमें, इस पर आप नज़र रखें। नेक्स्ट कॉलर हेमंत हैं मुंबई से। पूछिए हेमंत जी। क्या बता सकते हैं गोल्ड का ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है ऊंचाई पे, महीने 2 महीने के बेस पे अगर कंसिडर किया जाए तो? महीने 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं। रवि जी, आज तो फेड का फैसला आ जाएगा, लेकिन महीने 2 महीने के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका गोल्ड पे? हालांकि अभी ये बताना मुश्किल है, फेड क्या फैसला देगा उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग बता पाएंगे। फिर भी कोई सिनारियो ध्यान में रखकर अगर आप बता पाएँ। मेरे हिसाब से गोल्ड में जो टेम्पररी बॉटम है वो बन चुका है। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि फेड की वोलेटिलिटी में जो भी आपको डाउन साइड मिलता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अपर साइड आपको 60,500 तक के लेवल आपको 1 से 2 महीने में दिखने चाहिए। मेरा व्यू बुलिश है। एंड पर्टिकुलर जो असेट क्लासेस का कोरिलेशन है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड एज ए सेफ हेवन थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं गोल्ड में आगे तेज़ी है, इस पर आप नज़र रखिए। अभी फिलहाल 50 रुपए की मजबूती गोल्ड में दिख रही। अच्छा, एक खबर आई है खाद को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर। इस खबर को जरा आप ध्यान से सुनिए, किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, उसके बीच में एक राहत की खबर ये आई है
कि सरकार ने ये कहा कि देश में खाद की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है फर्टिलाइज़र की, और देश में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। ये बात फर्टिलाइज़र मिनिस्टर की तरफ से ये बात कही गई है, मनसुख मांडविया जी की तरफ से। और ये कहा गया है कि 200 लाख मीट्रिक टन नैनो यूरिया प्रोडक्शन 2025 तक शुरू हो जाएगा। नैनो डीएपी का प्रोडक्शन अगले 6 महीने में शुरू होगा और यूरिया इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात उन्होंने बहुत साफ तौर पर कही है। 14 राज्यों में 289 औचक निरीक्षण भी किए गए हैं। 94 मिक्सिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डीऑथराइज किए गए हैं। तो नज़र है सरकार की यूरिया में मिलावट को लेकर के बहुत सख्त है। कई राज्यों से मिलावटी यूरिया जब्त किए गए हैं और ये कहा है कि सरकार का एक्शन है और देश में फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है और यूरिया इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। और अगला सवाल है अनिल का, भीलवाड़ा से हैं। पूछिए अनिल जी। सर जी, चना और सरसों में आगे क्या व्यू रहेगा? अब चना और 6,000 होगा चना? चना 6,000 होगा क्या? बताइए वीरेंद्र जी, क्या 6,000 का भाव दिख रहा है आपको चने का आगे? प्राइस पे तो कोई नहीं जाऊंगा, बट डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है और ओवरऑल दलहन में काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, तो अपसाइड तो दिख रही है यहाँ से। बट सरकार की नज़र, सरकार की पॉलिसी, इसका रुख कैसा रहता है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, रवि जी आपका। और जी बिजनेस NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव की कितनी बड़ी भूमिका है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में। मतलब स्टॉक मैनेज करने में जो प्रोसेसर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो जब कोई स्टॉक मैनेज करते हैं तो उसमें कमोडिटी डेरिवेटिव का टूल उनके लिए कितना मददगार साबित होता है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं हेमंत बंसल साहब, जो कि VP हैं पतंजलि फूड्स के। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये हम सीरीज जो हमारी है, ये कमोडिटी की क्लास, इसके बारे में आपको ज़रा बता दूं। दरअसल ये सीरीज हमने बहुत लंबी सीरीज चलाई है और इस सीरीज़ के जरिए हमारा मकसद ये है कि जो लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, जो इस मार्केट को समझना चाहते हैं, वो इस मार्केट की बारीकियों को ठीक तरीके से समझें। जो अलग अलग टूल हैं उसके बारे में वो ठीक तरीके से समझें। आसान भाषा में हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और आज उस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि आप प्रोसेसर भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कमोडिटी डेरिवेटिव, जो वायदा बाजार का, एग्रीकल्चर का जो वायदा है, उसका जो टूल है, ये आप लोगों की जो सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है आपकी खरीदने की, मान लीजिए आप सीड खरीदते हैं, प्रोसेसर हैं, सीड खरीदने की और उसको पूरा मैनेज करने में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट कितना मददगार साबित है आपके लिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, और सभी जी बिजनेस के व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि आज की ऑडियंस वो है जो ये जानना चाहती है, तो मैं जितना सिंपल वर्ड्स में हो पाएगा उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। सर, यस। उनके लिए जस्ट मैं शुरुआत में बहुत कम समय लेते हुए ये बता देता हूँ कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में फर्क क्या है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट वो है जो हम NCDX के नाम से और ये सब एक्सचेंज पे हम देखते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एक्सचेंजेस द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट की बॉडीज द्वारा उसे मॉनिटर भी करा जाता है कि किसी भी तरह की उसमें आगे पीछे नहीं हो। जो अगर हम उसे माने कि जो हम कैश कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम प्लांट्स पे प्रोसेसर्स खरीदते हैं, वो लोकल बायर सेलर से खरीदते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि ये एक कैश कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड ज्योग्राफी का होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, नंबर ऑफ बायर सेलर्स ज्यादा होते हैं और फॉरवर्ड काफी आगे 3, 4, 5, 6 महीने के लिए होते हैं। वो विज़ कैश कॉन्ट्रैक्ट्स 1 महीना या अगले उससे अगले महीने के लिए होते हैं, कुछ कमोडिटीज को छोड़ के। तो अगर जो आपके सवाल पे आते हुए अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का एज ए प्रोसेसर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या वो है, तो देखिए एज ए प्रोसेसर अगर आप देखें तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी आपको एज ए प्रोसेसर आपकी क्रशिंग, प्लानिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए। पहली बात आपको चाहिए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट राइट प्राइसेस विद मिनिमम स्पेक्यूलेशन। कमोडिटी या स्पेक्यूलेशन होगा, बट जितना कम से कम वो अच्छा है। दूसरा है रिस्क मिटिगेशन।
तीसरा है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, चौथा है मोर सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड सेल, पांचवा है आपका फॉरवर्ड सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बुक, और छठा है एक ऑप्शन या प्लेटफॉर्म जहां पर एज ए प्रोसेसर आप अपने मार्जिन लॉक कर सकते हैं। अब इन 6 पॉइंट पे हम एक एक करके बात करते हैं। जैसा पहला पॉइंट हमने बोला, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल राइट प्राइसेस विद मिनिमम स्पेकुलेशन। देखिए, इंडियन कमोडिटी मार्केट का एक पेक्युलरिटी है कि चाहे वो सोयाबीन की क्रॉप हो चाहे मस्टर्ड की क्रॉप हो, पहले 3 से 4 महीने में 60 से 70% क्रॉप का अराइवल हो जाता है और बाकी के बचे हुए 8 महीने में 30 से 40-50% का अराइवल होता है, डिपेंडिंग सीजन के हिसाब से। तो इस सीजन को हम 2 सीजन में बांटते हैं, पीक सीजन और नॉन पीक सीजन। पीक सीजन जब अराइवल स्टार्ट होती है, उस टाइम पे मंडी में अराइवल इतनी ज्यादा होती है कि जितनी एक किसी प्रोसेसर की कैपेसिटी नहीं होती है कि उसे पूरे को प्रोसेस कर पाए। तो डिमांड सप्लाई कमोडिटी रॉ मटेरियल की एक्सेस होती है और उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई एक 500 टन का प्लांट है तो 1000 टन 2000 टन पर डे मटेरियल खरीदता है। तो बाकी बचे हुए मटेरियल को या तो वो सेल करे, उसको प्रोसेस करके, एग्जांपल में अगर लें सोयाबीन का प्लांट, तो सोयाबीन सीड अगर वो परचेज करता है तो उसका इक्विवेलेंट सोया डीओसी और ऑयल बेचे। तो पीक सीजन के अंदर में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सप्लाई ज्यादा होती है, हर कंपनीज में हर ट्रेडर की एक ट्रेड लिमिट्स होती है। अब मान लीजिए 30,000 टन लॉन्ग जा सकता है, 40,000 टन लॉन्ग जा सकता है। अगर उतनी सेल नहीं हो पाई तो उसको अपनी परचेज रोकनी पड़ेगी या सेल ज्यादा करनी पड़ेगी। बट सेल मार्केट की डिमांड सप्लाई एक प्रोसेसर के हाथ में नहीं होती, वो मार्केट के हाथ में होती है। तो उस केस में अगर वो परचेज रोकता है तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट मार्केट में जाता है, किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलता है। यहीं अगर कमोडिटी एक्सचेंजेस अवेलेबल हो तो वो अपनी परचेज कंटिन्यू करके इक्वलेंट क्वांटिटी, जितना परचेज सेल जितनी क्वांटिटी के सामने कर लिया, बाकी बची हुई क्वांटिटी को वो हेज कर सकता है। तो उससे उसका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। यही इसका उल्टा नॉन पीक सीजन में होता है। हाँ। जब क्या होता है कि सप्लाई की, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको माल देना होता है, तो सारे लोग जाके मार्केट में कूदते हैं, जिससे एक एबनॉर्मल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्यूचर एक्सचेंजेस के केस में, अगर आपके पास में फ्यूचर एक्सचेंज हो, आप फ्यूचर का मटेरियल एक्सचेंज पे बाय करके उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रिस्क मिटिगेशन। अभी अगर आपने पिछले 2 साल में देखा है, जितनी वॉलेटिलिटी कमोडिटीज में आई है, मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत सालों में देखने को नहीं मिली है। चाहे वो मैक्रो हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, चाहे कोविड आया, चाहे जो कुछ भी हुआ, मतलब 50-60% का अपसाइड और डाउनसाइड हुआ है। तो इस केस में एक छोटा प्रोसेसर या मतलब सिर्फ जिसका काम $1-2 के मार्जिन पे काम करना है, इतनी वॉलेटिलिटी में ये जो कहीं यहाँ बंसल तक जी भी आप हुआ है कि कुछ प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सर। मतलब आप मतलब बता रहे हैं कि एक प्रोसेसर के लिए डेरिवेटिव मार्केट क्यों बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि जब इस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी खासियत है, फ़ायदा है, और पिछले कुछ वक्त से तो वायदा है नहीं सोयाबीन का, और आप तो सोयाबीन में अच्छी डीलिंग करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को अभी रिस्क मैनेज करने में सोयाबीन का डेरिवेटिव नहीं होने से। नहीं, बिल्कुल ये दिक्कत आ रही है, हमें ही नहीं, मतलब ये किसानों को भी दिक्कत आ रही है, जो एंड यूजर्स हैं, इसके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं जो बल्क में खरीदते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी था। इसमें क्या है, आगे 5 महीने तक के आपको प्राइस दिखते थे, वो आगे या तो प्रीमियम पे हो सकते हैं या डिस्काउंट पे हो सकते हैं। तो अगर वो दिखते हैं तो आप उस हिसाब से अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। अगर किसान को चाहिए कि वो देखता है कि आगे के महीने के भाव ऊपर हैं, और अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो अपना माल उस महीने में नहीं बेचेगा। सवाल और आपसे प्रोसेसर्स बंसल को जी, अगर लगता है, हाँ ये बात ठीक कह रहा है कि ना सिर्फ प्रोसेसर के लिए बल्कि फार्मर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव हों, ताकि उनका मार्केट, मतलब उनको एक सही डायरेक्शन मिले और सही भाव मिले, उस दिशा में काम होता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो फॉरवर्ड का सेल्स मैनेजमेंट होता है, जो डील होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेट डीलिंग में कितनी मददगार है ये डेरिवेटिव मार्केट। जब आप पढ़े डील होती है कॉरपोरेट की, उस लिहाज से आप डेरिवेटिव मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा बताया कि आपके पास में एक फॉरवर्ड, या आप अगर एज ए प्रोसेसर आप प्लांट तभी चला पाएंगे कि आपके पास में एक फॉरवर्ड की सेल्स बुक भी हो और परचेज बुक भी हो। और अगर बहुत सारे कस्टमर्स को आप देखेंगे जिनको हम ऑयल बेचते हैं या डीओसी बेचते हैं, वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, 3 महीने, कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो पूरे 12 महीने की
अपनी परचेज बुक करना चाहते हैं ताकि उनके फिनिश गुड के प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी ना हो, उनकी वजह से उसे चेंज नहीं करना पाए। तो जब हम प्रोसेसर्स उनको वो प्राइस देने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें एक बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आगे का प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ही नहीं है। तो उस केस में एक तो वो दिक्कत होती है, दूसरा उन जो एंड यूजर्स हैं जो ये 6-6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको भी एक समस्या होती है फॉरवर्ड प्राइस लुक की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इसमें समझाना चाहूंगा कि अगर एक्सचेंजेस चालू हो, अगर मैंने आज 1000 टन सीड खरीदा, सोया सीड खरीदा, तो मुझे उसके सामने 82% यानी 820 टन डीओसी मिलती है डी ऑयल के, और 18 टन 180 टन तेल मिलता है। तो डीओसी क्या है, अगर आप देखेंगे इंडिया से इस बार जितना एक्सपोर्ट हुआ है, पर जो भी एक्सपोर्ट के इंडिया के बाहर के कस्टमर्स हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने की डीओसी आगे खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया से सप्लाई चेन का टाइम ही 30 दिन, 40 दिन, 25 दिन, अलग अलग डेस्टिनेशंस का अलग है। तो उस केस में हमने सीड खरीद लिया, डीओसी बेच दी। अगर एज अ प्रोसेसर मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरा आज 100 रुपए की कमोडिटी पे 1 रुपए का अगर मार्जिन है, मुझे वो लॉक करना है, तो मेरा सीड भी बिकना चाहिए और डीओसी भी बिकनी चाहिए। एग्जैक्टली, डीओसी तो बेच दी, मगर तेल इतना फॉरवर्ड का नहीं ठीक बात है। ये बहुत बहुत डिटेल में आपने ये समझाया है कि क्यों किसी प्रोसेसर के लिए, किसी स्टॉकिस्ट के लिए ये डेरिवेटिव मार्केट ज़रूरी है, और डेरिवेटिव मार्केट के बगैर किस तरह से कामकाज एक बड़े प्लेयर का, प्रोसेसर का वो डिस्टर्ब होता है। ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया। बहुत शुक्रिया हेमंत बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमोडिटी की क्लास में और इस पर बात करने के लिए।